आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, ईयर एंड एडजस्टमेंट। इस नाम से आपको मालूम चल जाएगा कि हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में कुछ एंट्रीज करते हैं। मतलब अगर आप पहले भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। कब करेंगे? लास्ट ही में आप कर पाएंगे। इसीलिए उसका नाम ही क्या है? ईयर एंड एडजस्टमेंट है। यानी वो कौन सी ऐसी एंट्रीज होती हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे पहला नाम ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब किस पे लगता है? फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन क्या आप बीच में शुरू में लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि असेट्स को जब आप 31 मार्च तक यूज करेंगे तो एंट्री भी 31 मार्च को ही करना पड़ेगा। यानी बहुत सारे ऐसी एंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम बीच में कर ही नहीं सकते। हमें 31 मार्च को ही उसे करना पड़ेगा। जैसे डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट क्या होता है? जब कोई कस्टमर आपका पैसा नहीं दे पाता है तो उसे बैड डेब्ट कहते हैं। तीसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं बकाया खर्च को। खर्चा हो गया है, पैसा नहीं दिया है। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस पेमेंट कर दिया है एक्सपेंस का। फिर अक्रूड इनकम। इनकम हो गई है, मिली नहीं है। और फिर लास्ट है अनअक्रूड इनकम। इनकम पहले ही मिल गई है। जैसे एक एक को समझते हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में होते हैं। पहला ले लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाते हैं? फिक्स एसेट्स पर। कब लगाते हैं? 31 मार्च को। तो मशीनरी कॉस्ट ₹2 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% और WDV मेथड यूज करना है। हम इसकी एंट्री करेंगे, मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है तो क्या एंट्री करेंगे? हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है। क्यों? एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, इसीलिए जैसे सैलरी एक्सपेंस होता है वैसे डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है। वो रूल है नॉमिनल अकाउंट्स का कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो डेबिट हो जाता है। इसलिए डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे? जिस पर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा था। तो ये डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? मशीन को क्रेडिट करने से क्या होगा? मशीन की वैल्यू कम होगी। कम होगी किस कारण से कम होगी? डेप्रिसिएशन के कारण होगी। तो यहाँ लिखा जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। अब 2 लाख का 15% निकालना रहेगा आपको। ये डेप्रिसिएशन आया आपका, तो 30,000 यहाँ लिख देंगे। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज।
ये पहला केस था, ये एंट्री होती है 31 मार्च को। अब दूसरा ले लेते हैं, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब हुआ कि व्हेन कस्टमर बिकम insolvent, he could not pay his due, is called bad debt. जब कस्टमर आपका बकाया पैसा न दे तो बैड डेब्ट हो जाता है। न देने के बहुत से कारण होते हैं, उसमें एक मुख्य कारण इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, कंगाल। एक कंकाल होता है, एक कंगाल होता है, दोनों लगभग एक ही जैसा है। उसमें पैसे से आदमी एकदम जो है कंकाल हो। हाँ। तो कस्टमर जो है आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि वो दे ही नहीं सकता। और भी तो कारण होते ही हैं। कुल मिला के आपने उधार बेचा, एक टाइम तक इंतजार किया, फिर मांगते रहे और पैसा नहीं मिला, तो आपका नुकसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि जो चीज मिलनी ही नहीं है उसको अकाउंट्स में दिखाना ये शो करेगा कि आपके पास पैसा आने वाला है, जबकि रियलिटी ये है कि वो बैड डेब्ट हो चुका है, अब वो आएगा नहीं। तो करना क्या चाहिए, हमें उसका खाता बंद कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। अगर वो ईमानदार होगा और कभी पैसा वापस कर दे तो वो इनकम मान के एंट्री कर ली जाएगी। हिंदी में अर्थ क्या होता है? अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण। डूबत ऋण, मतलब ऐसा ऋण दिया है जो डूब रहा है, मतलब अब मिल नहीं पाएगा। एक अच्छा ऋण होता है, अच्छे लोगों को दिया उधार, पैसा टाइम से मिल जा रहा है, उसको बोलते हैं गुड डेब्ट। और एक होता है डाउटफुल डेब्ट, दिया संभावना है मिल भी जाएगा और नहीं भी मिलेगा। और एक होता है सारी उम्मीद जब खत्म हो जाती है तो उसको डाल दिया जाता है बैड डेब्ट में, डूबत ऋण। बैंकों में होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बैड डेब्ट होता है। तो बैंक भी लोन देता है तो लेजर बनाता है कि इतना पैसा अब उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ चला गया है लेंडर, वो लोन लेने वाला जो लोन ले रहा है उसका जो है कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है या देने में सक्षम ही नहीं है, कुछ रिकवरी भी नहीं हो सकता, उसके पास एसेट्स भी नहीं है, तो वो पैसा डूब जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उधार किसी को बेचेंगे तभी बैड डेब्ट होगा, नगद में बैड डेब्ट तो होता नहीं है। जैसे अपनी संस्था है आईसीए, इसमें बहुत सारे बच्चे किसी कारण से नहीं आते, छोड़ देते हैं, कुछ बात हो जाती है, तो संस्था के हिसाब से वो क्या हो जाता है, बैड डेब्ट हो जाता है, क्योंकि वो डूब जाता है पैसा जो मिलना होता है। हर तरह के बिजनेस में ये होता है। अब उसका परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक व्यापारी मान के चलता है कि 5% उसका बैड डेब्ट कम से कम होगा। यानी 10 लाख है तो 10 लाख का उधार अगर आपने दिया है तो 5% मान के चलो कि 50,000 नहीं मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट चांसेस है कि नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ज़्यादा चांस है कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमको बेचना होगा सामान, बेचेंगे गुड्स सोल्ड टू दिलीप 40,000। अब जब गुड्स सोल्ड टू दिलीप है, दिलीप को बेचा तो उधारी है, ये नाम रहता है तो उधार रहता है, तो आप एंट्री करेंगे दिलीप अकाउंट डेबिट टू
सेल्स लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। 40,000 का आपने उधार सामान बेच दिया। फिर हफ्ते 10 दिन बाद दिलीप ने कुछ पैसे दे दिए, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम दिलीप ₹20,000। दिलीप से 20,000 मिल गया, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, जिससे मिला उसको क्रेडिट कर देंगे टू दिलीप अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव 20,000। पहले उधार बेचेंगे, फिर कुछ हो सकता है पैसे मिल जाए। फिर तीसरा, दिलीप बिकम इंसॉल्वेंट, दिलीप दिवालिया हो गया। आपने खुद खूब प्रयास करा, कॉल करा, बात किया, घर गए, लेकिन मिला नहीं। तो अब मान लीजिए कि क्या हो गया, बैड डेट। तो इसकी एंट्री कब करेंगे? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो एंट्री कर देंगे 31। जितना मतलब घाटा ही लगता होगा। हाँ, वो घाटे की एंट्री कर रहे हैं, लॉस की एंट्री कर रहे हैं। बैड डेट एक प्रकार का लॉस है। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो बैड डेट भी डेबिट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट। और 2, अब दिलीप का खाता बंद करना है। तो दिलीप को जब हमने उधार बेचा था तो दिलीप को क्या किया था? डेबिट। तो उसका खाता ओपन हो गया, खुल गया मतलब। अब उसे क्रेडिट करेंगे तभी बंद होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 दिलीप अकाउंट। कितना बकाया था? 20,000 बैड डेट हो गया। बीइंग बैड डेट रिटेन ऑफ, बैड डेट हुआ, रिटेन ऑफ लिखा जाए। अब अगर दिलीप या कोई और ईमानदार है या पैसा आ गया उसके पास, सक्षम है देने में, तो देगा। तो पैसा आएगा, लिखा रहेगा कैश, लिखा रहेगा बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम दिलीप। जब दिल्ली का अकाउंट क्लोज हो जाएगा हाँ, तो ये जो अकाउंट क्लोज होने के बाद ये लोग के तो हम लोग तो बैलेंस शीट रे- में दिखा सकते हैं। उसका नाम अब नहीं आएगा क्योंकि उसका खाता बंद हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कि पैसा आया, और कैसे आया वो भी दिखाएंगे। तो कैश आया तो कैश को क्या करेंगे आप? और लिखेंगे यहाँ, अब नाम उसका नहीं लिखेंगे क्योंकि खाता बंद हो गया है। तो बैड डेट रिकवरी ये लिखेंगे कि ये बैड डेट रिकवर हुआ। अब ये किससे रिकवर हुआ है? तो नाम नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम दिलीप। आखिर ये पैसा आपके बिजनेस में आया तो दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन अब दिलीप से तो नहीं ले सकते ना, लिया दिलीप से ही है, लेकिन दिलीप के नाम से एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि उसका खाता। अब हम उसको एक इनकम दिखाएंगे, अदर इनकम, और नरेशन में बताएंगे कि ये ऐसी इनकम है कि एक बार डूब गई थी, लेकिन वो बाद में हमें, तो वो तो दिखा ही सकते हैं। तो पहली एंट्री हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की करा, फिर दूसरी एंट्री बैड डेट की। उधर रफ कर दूं उस साइड। ऊपर का कर दीजिए या हाँ, तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि एक्सपेंस हैज बीन incurred। incurred मतलब होना, यानी खर्चा हो चुका है, बट पेमेंट इज नॉट एट पेड, अभी तक दिया नहीं गया है। मतलब इसे समझे कि खर्चा हो चुका है लेकिन भुगतान अभी बाकी है, ये मतलब हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हुआ कि खर्चा हो गया है, भुगतान बचा। जैसे बिजली का बिल अगर घर में आए तो क्या मतलब, खर्चा हो गया है लेकिन अभी बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। महीना पूरा हो जाए तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस हो गया, लेकिन सैलरी का अभी पेमेंट नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। एक महीना हो जाए और रेंट ना दे आप तो एक्सपेंस तो हो ही गया वो, बट अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ तो उसे आउटस्टैंडिंग रेंट कहेंगे। यानी कोई भी खर्चा हो जाए लेकिन उसका पेमेंट अगर बाकी रहे तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि आप इसे कितने दिन तक नहीं देंगे, कुछ महीने तक, कुछ दिन तक देना तो पड़ेगा। इसमें दिवालिया नहीं होता है सर? जैसा मान लीजिए कि मैं बिजली का भी पेमेंट नहीं किया, हाँ, मुझे तो दिवालिया घोषित कर देना चाहिए ना। उनके हिसाब से नाम होंगे, जी। एक ही आदमी के हिसाब से दोनों चीज नहीं हो सकती। मतलब एक ही आदमी कस्टमर और एक ही आदमी दुकानदार नहीं हो सकता। अगर मैं बोल रहा हूं कि पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उनके हिसाब से मैं दिवालिया हो जाऊंगा ना। बैड डेट की एंट्री मैं थोड़ी करूंगा, हम खुद ही पेमेंट नहीं कर रहे और खुद ही अपनी क्या एंट्री कर रहे हैं, बैड डेट की एंट्री। तो आपके बैड डेट की एंट्री करने से थोड़ी ना आपका कर्जा माफ हो जाएगा, जब तक वो बैड डेट की एंट्री। मतलब उन्हीं के अनुसार तो हो सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेरे लिए वो उनके लिए बैड डेट जैसा हो जाएगा। जो चीज मेरे लिए सेल्स है वो दूसरे के लिए परचेज हो जाएगा। तो हमारे लिए जो एक्सपेंस है तो वो नहीं, बैड डेट नहीं हो सकता, वो ड्यू रहेगा। मेरे हिसाब से हमेशा वो लायबिलिटी रहेगी जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। बैड डेट उधर से होगा, वो एंट्री करेंगे। तो कस्टमर के केस में क्यों बैड डेट हो जा रहा था, क्योंकि हमने सेल किया था और कस्टमर नहीं पे कर रहा था, यानी सामने से, तो हमने उसका खाता क्लोज कर दिया। तो करंट लायबिलिटी का मतलब कि जो पेमेंट आप मैक्स टू मैक्स एक साल के अंदर जो पेमेंट आपको करना पड़े उसका नाम करंट लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। इसकी एक एंट्री ले लेते हैं, सैलरी ऑफ ₹15,000 ऑफ जून नॉट एट पेड। जून का सैलरी अभी तक नहीं दिया गया, तो बताइए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपेंस हुआ है। तो एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी है। सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करते हैं। पेमेंट हुआ या नहीं हुआ तो टू कैश नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग को ओएस लिखा जाता है, ओ ओब्लिग एस, मतलब आउटस्टैंडिंग, और सैलरी लिख देंगे बी सैलरी ड्यू, ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी
बिल ऑफ ₹8,000 रिसीव। बताइए, 8,000 का बिजली का बिल आपको प्राप्त हुआ आपकी कंपनी को, क्या एंट्री होगी? बिजली का बिल प्राप्त हुआ, बिल प्राप्त हुआ, पैसा नहीं। मतलब ये बिल से ये पता चलता है कि एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस का क्या नाम, उसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट पेड तो हुआ नहीं, तो टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। बहुत सी जगहों पे आउटस्टैंडिंग ना लिख के ऐसे लिख दिया जाता है, टू बिल पेबल। क्या लिख दिया जाता है? मतलब ये बिल देना है। इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, नरेशन में लिखेंगे बीइंग इलेक्ट्रिक बिल ड्यू 8,000 रुपये। तीसरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹15,000 पे। इसकी क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 पेड किया गया। हाँ, कैश या बैंक। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आउटस्टैंडिंग हो गया, बल्कि लिखा है कि जो आउटस्टैंडिंग था उसका पेमेंट कर। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो रहा है और यहाँ पर पे हो रहा है, तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ₹15,000। पॉज क्लोज कर।